वीएम क्या होती है और होस्ट मशीन क्या होती है। ये मेरी होस्ट मशीन है, ठीक है, विंडोज 10 की। ये मेरी एक वीएम है काली लिनक्स की, और ये मेरी दूसरी वीएम है विंडोज एक्सपी की। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें ना विंडोज एक्सपी को हम हैक करना चाह रहे हैं, और किस मशीन से करना चाह रहे हैं? काले लिनक्स से। ठीक हो गया। ये भी आप समझ लें। तो अब मतलब मैं आपने ये समझना है कि मैं मेरा यूजर जो है ना वो बेसिकली काले लिनक्स के ऊपर एक और बंदा है, और ये किसी और बंदे की मशीन है। तो अब ये जो बंदा है ये इस दूसरे बंदे की मशीन हैक करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इस पे ना एक एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, विंडोज एक्सपी के ऊपर। ये इसका नाम है पीसी मैन एफटीपी सर्वर। अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ना ये है वनरेबल एप्लीकेशन। कैसे पता लगेगा? ऐसे पता लगेगा, आप यहाँ पे आए। अच्छा, आपने लिखना है पीसी मैन एक्सप्लॉइट रैपिड 7। अच्छा, ये इसका एक्सप्लॉइट आ रहा है। यहाँ से आपको पता लग जाता है कि कोई भी एप्लीकेशन है उसका एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है। अच्छा, ये इसका ना बेसिकली ये इसका एक्सप्लॉइट पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक्सप्लॉइट चलेगा किधर? ये चलेगा मेटास्प्लॉइट पे। और मेटास्प्लॉइट होती किधर है? मेटास्प्लॉइट होती है काले लिनक्स में। मेटास्प्लॉइट एक टूल है, एक फ्रेमवर्क है, जो कि हैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सही हो गया। चलाते कैसे हैं? लिनक्स का टर्मिनल चला लें यहाँ से, और ये टर्मिनल स्टार्ट होगा, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, मीनवाइल हम ये कर लेते हैं कि मैं अपनी लिनक्स मशीन का आईपी देख लेता हूँ। लिनक्स में ना इफ कन्फिग की कमांड होती है, इससे आप आईपी देखते हैं। ठीक है, ये मेरी लिनक्स मशीन का आईपी है। जब आपने अटैक करना होता है दूसरी मशीन को, उसका आईपी पता होना चाहिए। तो मैं एक्सपी का भी आईपी देख लेता हूँ। अच्छा, इसका आईपी कैसे देखते हैं? बहुत से तरीके हैं। एक तरीका ये है कि सीएमडी में जाएं और आईपी कन्फिग लिखें। ये वैसे इसका आईपी है 192.168.1.12, और मेरी जो काली बॉक्स है उसका आईपी है 192.168.1.13। तो ये दो डिफरेंट मशीन है। ठीक है। ये मैं अगर आपको दिखाऊं ना साइड बाय साइड, आप देख सकते हैं कि वो एक अलग मशीन है, वो एक अलग मशीन है। तो ये काली लिनक्स है, पीछे विंडोज एक्सपी चल रही है। अच्छा, अब देखते हैं ये चल गया होगा हमारे। अच्छा, अभी स्टार्ट हो रहा है ये। ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। बंदा ऐड कर लिया। तो मैं थोड़ा सा, जब तक स्टार्ट हो रहा है ना, ये मैं आपको बता दूं मेटास्प्लॉइट के बारे में। मेटास्प्लॉइट एक बहुत जबरदस्त टूल है। बहुत सारे एक्सप्लॉइट इसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, अभी स्टार्ट हुआ नहीं, बताता है इसमें कितने एक्सप्लॉइट है। तो अभी दुनिया में ना एप्लीकेशंस बनती रहती हैं। ठीक है, जिस तरह ये एप्लीकेशन मैंने चलाई है एक्सपी के ऊपर, ठीक है, पीसी में। अब अगर एप्लीकेशन सही नहीं बनेगी ना, सही तरीके से, या इसमें कोई वनरेबिलिटी होगी, तो वो एक्सप्लॉइट हो सकती है। तो पीसी में कोई एक एप्लीकेशन नहीं है जो कि वनरेबल है, बल्कि हजारों एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि वनरेबल है। अच्छा, आपको मैं एक और, जब तक स्टार्ट हो रहा है मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, एक तो आपको पता लग गया, पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि एप्लीकेशन में वनरेबिलिटीज होती हैं, और वनरेबिलिटीज होती हैं तो वो एक्सप्लॉइट हो सकती हैं, और एक्सप्लॉइट होने की वजह से आप मशीन की एक्सेस ले सकते हैं। अभी मैं आपसे पूछा था ना कैसे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, तो इसका जवाब ये था कि विंडोज एक्सपी के अंदर कोई ना कोई ऐसी एप्लीकेशन चलनी चाहिए जिसमें कोई वनेबिलिटी हो। उस वनेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके आप विंडोज एक्सपी को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। तो इस टाइम जो मेरे पास विंडोज एक्सपी है उसमें ये पीसी मैन चल रहा है, जिसमें कि एक वनेबिलिटी है जिसका एक्सप्लॉइट ये पड़ा हुआ है। ठीक है ना, ये उसका चलाते कैसे मैं बताता हूँ, लेकिन उसका एक्सप्लॉइट ये पड़ा हुआ है। तो पॉइंट ये है कि ये बेसिकली हमें इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। अब हम चेक करते हैं कि, अच्छा, ये देखिए मेटास्प्लॉइट जो है ना स्टार्ट हो गई है। बड़ा आसान सा तरीका है, sudo msf कंसोल। इस पे पूरा एक सेशन भी हमारा ये इस तरीके से स्टार्ट हो जाती है मेटास्प्लॉइट। और ये अगर आप देखें ना, इसमें 2000 एक्सप्लॉइट्स हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि इस टाइम इसमें 2021 एक्सप्लॉइट्स हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि अब आप जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम में या मेरे सिस्टम में चल रही है, हो सकता है कि उसकी कोई वनेबिलिटी हो और उसका कोई एक्सप्लॉइट भी एग्जिस्ट करता हो। तो अब हम तो मेटास्प्लॉइट एक टूल फ्रेमवर्क है। ऐसा ऐसा आपको ये इस्तेमाल करना सीखेंगे। हर बंदा पेन टेस्टर या जो बग हंटर होता है वो इसको यूज करते हैं। अब हम वहां से अपना ये कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको बस सिंपल तरीका होता है यूज करने का। अनिश ने भी ये लास्ट टाइम बताया था आपको। ये इस तरह एक्सप्लॉइट कॉन्फ़िगर हो जाता है, उसको यूज करके आप कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। फिर ऑप्शन से उसकी आप ऑप्शन सेटिंग देख लेते हैं। आर क्या होता है?
आर उस मशीन का आईपी होता है जिस मशीन को आपने अटैक करना होता है। तो अब मैंने इसमें अपना आर ओस रखना है अपनी एक्सपी का आईपी। इसका आईपी था 192.1.12। ठीक है, इसका आईपी रख लेते हैं 192.168.1.12। ठीक हो गया। अच्छा, मेरा आईपी उसने ऑटो एल एक्सक्यूज होस्ट। मी सर। जी जी। सर अगर हमने किसी और की विंडोज की आईपी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? मतलब इधर रखनी है ना, क्योंकि हमने हम्म। ये अच्छा सवाल है। असल में अभी तो देखें, अभी तो एक से डेमोस्ट्रेशन एनवायरनमेंट है ना। तो डेमो के लिए मुझे इस मशीन का भी आईपी पता है, इस मशीन का भी आईपी पता है। ठीक है, तो मैं आपको डेमो के लिए बता रहा हूँ। लेकिन जब काम हमें लाइव ये करना होगा ना, तो उसमें ये होता है कि दो तीन ऑप्शन होती है। एक ऑप्शन ये होती है कि आपके पास क्लाइंट आता है, वो आपको अपना वो आपको अपना बताता है मेरा ये एसिड आपने स्कैन करना है। ठीक हो गया। उस कॉन्टेक्स्ट में तो आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आईपी भी होगा उसका, अगर वेबसाइट है तो उसका यूआरएल भी होगा। इस सिनेरियो में ज्यादातर हम लोग क्योंकि एथिकल हैकर हैं, तो हमारे पास ये सिनेरियो आते हैं, कोई बंदा हमारे पास टेस्टिंग कराने आता है, तो वो हमें पूरा का अपना स्कोप देता है। मतलब अभी मैं काम करता हूँ, मेरे पास बहुत सी कंपनियों के लिए हम टेस्टिंग करते हैं, तो कंपनी जब आती है तो अपना पूरा हमें एसेट, अपने आईपी एड्रेस सब कुछ शेयर करती है। अब दूसरी तरफ चले जाता है कोई हैकर है, अगर उसने कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसके बहुत से तरीके हैं। आप आईपी आइडेंटिफाई करने के मिसाल है, आपने गूगल को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप उसको पिंग कर लेंगे गूगल, तो उसका आईपी आपको मिल जाएगा। तो ऐसे, ठीक है ना, ये उसका आईपी आपके पास आ गया। तो इस तरह आईपी निकाल सकते हैं आप किसी भी चीज का। और वैसे मैंने आपको बता दिया कि इसमें आपने दो जहन में दो दो डिफरेंट अप्रोचेज है। एक अप्रोचेज आप एथिकल हैकर है, मेरे पास मेरा सेटअप है, मेरे पास लोग आएंगे, वो अपना मुझे सारा कुछ स्कोप बताएंगे, और मुझे अपना आईपी भी बताएंगे, वेबसाइट्स भी बताएंगे, मुझे सारा अपना एसेट बताएंगे, फिर मैं टेस्टिंग करूंगा। तो वो तो एक और मामला हो गया। दूसरा मामला ये है कि आपने हैकिंग वाला साइड है, तो उसमें फिर आप कोई भी डोमेन टारगेट करनी है, या कोई आपको इवन ये होता है ना, चले आप कहते हैं कि मुझे डोमेन भी नहीं पता, आपको कोई कंपनी कहीं से पता होगा ना, कंपनी का नाम। मिसाल है कोई टोयोटा, आपने सोचते हैं मैंने टोयोटा कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना है, या किसी ना कोई ना कोई एक आपका टारगेट नाम तो होगा ना। तो फिर इंटरनेट पे आप सर्च करेंगे, उसकी वेबसाइट निकालेंगे, उसकी आईपी निकालेंगे, पब्लिक आईपी आ जाएंगे। तो वहां से आपकी पेनिट्रेशन स्टार्ट होगी, वहां से आपकी हैकिंग, एथिकल हैकिंग, बग हंटिंग जो भी कह लें, वो स्टार्ट होगी। ओके तो सर, अभी थैंक आप यू। ये समझ लें कि अभी आप ये समझ लें कि विंडोज एक्सपी है, ये मुझे ये अब्दुल्ला जाहिद ने दिया कि मेरी विंडोज एक्सपी है, ये आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दें। तो अब मैं उसकी एक्सपी कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसने मुझे अपना आईपी भी बताया है। तो अभी ये सिनेरियो है, ठीक है। अब इसके बाद ना, इसमें आप इसको क्लियर करें, इसकी ऑप्शन एक दफ़ा देख लें आप। ठीक है जी, अभी आप सिर्फ देखें। अच्छा, आर होस्ट मेरा सेट हो गया, ठीक है। अभी आप, मैं ज़्यादा चीज़ों पे आपको नहीं फोकस करवा रहा सिर्फ। ठीक है, एल होस्ट आप देख लें कि मेरी लोकल मशीन भी सेट हो गई है। ठीक है, टारगेट आपका विंडोज एक्सपी सेट हो गया। ठीक हो गया। अब एक्सप्लॉइट चलाएं, दो तरीके से, रन से भी चलता है, एक्सप्लॉइट से भी चलता है, कोई भी कमांड चला लें आप। ठीक है, इसको, एक्सप्लोर। हाँ जी, दोनों से चलता है, रन से भी चलता है, एक्सप्लॉइट से भी चलता है। अच्छा, अब ये जो है ना, अगर आपका मेटल फिल्टर आ जाए ना बेसिकली, तो आप समझिए कि मेरे पास सेशन आ गया। तो इसमें अगर आप जाए ना, क्या कमांड थी इसकी, कमांड याद है? नहीं, शेल में जाने के लिए। जी सर। जी जी। सर ये जितना भी हम काम कर रहे हैं, इसको सारे को हमने रूट करके करना है या फिर ऐसे ही ओपन करना है? किसको रूट करके करना है, दोबारा बताएं। ये जो जितने भी हम प्रोसेस वगैरह कर रहे हैं, आईपी निकाल रहे हैं या आईपी कहीं हम डाल रहे हैं, तो वो सारा हमने रूट करके करना है, ये जो जिसमें हम काम कर रहे हैं? देखिए, कुछ कमांडें ऐसी है ना, जैसे ना ये कमांड थी ना, इफ कन्फिग की, ये तो बगैर रूट की चल जाती है। मेरी जो लिंक्स है ना, अभी मैं रूट में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं अभी रूट यूजर नहीं हूँ। ठीक है, मेरा यूजर है काली, जो कि रूट यूजर नहीं है। वैसे डॉलर साइन भी होता है, इसका मतलब होता है लिनक्स पे रूट नहीं है। वो हैश साइन होता है ना, इसका मतलब होता है रूट होते हैं। तो अभी तो मैं नॉन रूट हूँ। ठीक है, तो कुछ कमांड ऐसी हैं जो कि इस पे इसके बगैर ही चल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए आपको रूट करना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है आप चला क्या रहे हैं। इफ कन्फिग तो देखें चल गई ऐसी, इसमें रूट इसको ये करने की जरूरत नहीं थी, सुडो इफ कन्फिग। लेकिन बहुत सी कमांडें ऐसी हैं जो नहीं चलेंगी, और बहुत सी फाइल ऐसी होती हैं, जिस तरह एक फाइल होती है इसमें, ये भी आपकी नहीं चलेगी। ठीक है ना, इस रूट यूजर के सर साथ तो हम कुछ ये फाइल से भी परमिशन। जी जी। जी सर आप बोले, मैं फिर बताता हूँ, मैं फिर पूछता हूँ।
तो कुछ फाइल्स ऐसी हो सकती हैं जिसकी परमिशन आपको ना हो लिनक्स में, ठीक है, तो उसके लिए आपको रूट चाहिए होगा। या कुछ बाइनरीज ऐसी होती हैं जो आपने चलानी होती है, जैसे इफ कन्फिग है, तो उसके लिए हो सकता है ज़रूरी, हो सकता है ना हो। तो ये दो चीज़ें होती हैं, या तो फाइल एक अलग चीज़ है, बाइनरी अलग चीज़ है। फाइल ये एक शैडो एक फाइल होती है लिनक्स में, और कैट एक बाइनरी है, इफ कन्फिग एक बाइनरी है। तो कहीं आपको फाइल के ऊपर परमिशन चाहिए होगी रूट की, कहीं आपको बाइनरी चलाने के लिए परमिशन चाहिए होगी। अब आप बताएं। सर तो मैं ये पूछ रहा था कि ये हम कैसे जज करेंगे कि मतलब यहाँ पर हमने रूट लगाना है, यहाँ पर नहीं लगाना? अच्छा, वो इसका बड़ा आसान तरीका है। जो कमांड आपने मतलब कि नहीं चल रही होगी, वैसे तो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कमांड किस तरह चलती है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप जब कोई कमांड चलाएंगे तो वो चलेगी नहीं, वो एरर दे देगी। तो आप मतलब मैं ये चलाऊंगा तो ये चलेगी नहीं, तो आपको एरर आ जाएगा। उससे पता लग जाएगा मुझे रूट चलानी चाहिए। लिनक्स आपको खुद बहुत बताता है कि ये कमांड आपने सही नहीं चलाई, रूट के साथ चलेगी। अब ये देखिए ना, ये फाइल मैंने ओके खोली है, सर। उसने परमिशन डिनाई दे दिया ना। तो ये तो आपको ये है कि जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो फिर आपको इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो फिर आपको पता होगा ये कमांड रूट से चल रही है या नहीं चल रही। वैसे तो मैं ओके सर। अमूमन अगर आप ये देखें ना, ये नहीं चला ना, तो आपको ये शक हो गया कि क्यों नहीं चल रहा, तो ये इधर चल गया था, ये तो इसका मतलब ये रूट के साथ ये देखिए आ गया परमिशन डिनाई। तो अभी आपको इस तरह पता लगेगा। फिर आपका जब लिनक्स चलाएंगे ना आप थोड़ा सा 2-3 हफ्ते, आपको फिर खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर सारा अंदाजा हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ रूट से चलती है क्या नहीं चलती। ठीक हो गया सर। अच्छा, अभी हम अपना दोबारा से स्लाइड चलाते हैं। ये हमारी मशीन जो है ना, 1 मिनट। कभी कभी स्लाइड में इश्यूज भी आ जाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको दोबारा चला के रन करते हैं। ये देखें ना, आप सही चल गया। अच्छा, शेल लिखने से ना, ये अब एक लंबी डिस्कशन है कि मेटरप्रेटर क्या होता है। अभी आपको जितना बताया ना, आपने बस सिर्फ एक डेमो कराना था कि अब मेरे पास ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, ये बेसिकली मैं अब इसके अंदर आ चुका हूँ। अपनी एक्सपी की मशीन मैंने इधर से कॉम्प्रोमाइज कर ली है एक्सपी की। तो इसको बेसिकली कहते हैं रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ही होती है कि मैं इस मशीन पे बैठा हूँ, और ये जो दूसरी मेरी विक्टिम है वो रिमोटली पड़ी है नेटवर्क के ऊपर। तो मैंने इधर इधर से बैठ के इस मशीन पे कोड एग्जीक्यूशन कर ली। इसको रिमोट कोड एग्जीक्यूशन कहते हैं, आरसीई बोलते हैं। बड़ा मशहूर लफ्ज है हैकिंग के अंदर, आरसीई, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो मैंने इस मशीन से बैठे हुए, अपने लिनक्स बॉक्स से बैठे हुए, मैंने विंडोज की बॉक्स ले ली है। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर अपनी कमांड्स वगैरह चला सकता हूँ। ठीक है, डायरेक्टरी वगैरह मेरे पास आ गई, और भी मैं इसमें यूजर्स वगैरह देख सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बताता हूँ, आप बच्चों को इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। इसमें एक ऑप्शन होती है स्क्रीनशॉट की। ठीक है। अच्छा, अब हम ये करते हैं यहाँ पे एक, सिर्फ आपकी समझाने के लिए, ये फाइल बनाते हैं। मतलब मिसाल है, आप ये अब्दुल्ला जाहिद की सिस्टम है वो इस्तेमाल कर रहा है, उसको नहीं पता। वो अपने सिस्टम पे काम कर रहा है, लिख रहा है जी आई एम अब्दुल्ला। ठीक है जी, आई एम अटेंडिंग द क्लास, अब ये लिख रहा है जी। ठीक है, अब इसको नहीं पता हमने इसकी मशीन कॉम्प्रोमाइज की है। देखिए, इसकी मशीन चल रही है मेरे पास, अब मैं क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं अगर इसकी स्क्रीनशॉट लूँ ना, तो ये मेरे पास इधर सेव हो गई है। ठीक है, मैं इसको खोल लेता हूँ, जेड पी के नाम से है इसके अंदर। ठीक है, हम चले जाते हैं, यहाँ से फोल्डर ओपन होते हैं इसके, ये वाला यहाँ से फोल्डर ओपन कर लेना नेक्स्ट में। इसके ऊपर वैसे पूरा सेशन रखा है आपको कि इसको कैसे चलाते हैं। और ये देखें आप, अब मैंने उसकी मशीन कॉम्प्रोमाइज की हुई है, और ये देखिए स्क्रीनशॉट आ गया मेरे पास। तो अब्दुल्ला अपने सिस्टम पे काम कर रहा है, उसको नहीं पता, लेकिन उसका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। तो ये है बेसिकली छोटा सा डेमो इसका, विंडोज एक्सपी को कैसे हैक करते हैं। और इसमें ना आपने देखिए चीज़ें 2-3 समझनी है, मैं इसमें कैचिंग पॉइंट बता रहा हूँ, आप सारों ने गौर से सुनना है। विंडोज एक्सपी में अगर कोई भी वनेबल एप्लीकेशन नहीं है ना, तो हो सकता है विंडोज एक्सपी है कि ना हो सके। ये जब आप एक यूजर है ना, जब मशीन उसके पास आती है, वो कहता है जी मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, नेट से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, फ्री के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। तो ये जितनी भी इंस्टॉलेशन होती है ना, ये उसमें एवेन्यूज बनती हैं उसकी हैकिंग के लिए। ठीक है, तो आपने जब भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें ना, ये इसका तरीका होता है। या तो आप इंटरनेट पे जाएं और आप लिखें, सॉफ्टवेयर का नाम लिखें, और आप सर्च करें एक्सप्लॉइट रैपिड 7 के नाम से सर्च कर लें, या आप ये सर्च कर लें। ठीक है, एक्सप्लॉइट डीबी।
अच्छा, रैपिड 7 आपने पूछा नहीं क्यों? देखिए रैपिड 7 मैंने इसलिए लिखा है कि रैपिड 7 बेसिकली मेटास्प्लॉइट जिन्होंने बनाई है वो रैपिड 7 है। तो मैंने अगर देखा ना मेटास्प्लॉइट का एक्सप्लॉइट, तो मैं साथ रैपिड 7 लिख दूं तो रैपिड 7 की रिपोजिटरी में से निकल आएगा। और एक्सप्लॉइट डीबी ये ऑफेंसिव सिक्योरिटी वालों ने बनाया है, ये पूरा एक्सप्लॉइट डेटाबेस है। तो मैं इधर से लिख के भी देख सकता हूँ कि अच्छा कोई इसका एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, इसका हम पूरा नाम लिख देते हैं पीसी मेन एफटीपी सर्वर। एक्सप्लॉइट यहाँ से एक्सप्लॉइट डीबी में से आ जाएगा। और एक और तरीका इसका ये भी होता है कि आप लिनक्स बॉक्स में जाएं, टर्मिनल में जाएं, यहाँ पे लिखें, इसको क्लियर कर लें। एक कमांड होती है सर्च एक्सप्लॉइट की, इसमें लिख दें आप पीसी मैन। ठीक है, ये इसके सारे एक्सप्लॉइट्स आ गए। तो आपने किसी एप्लीकेशन के बारे में जानना हो ना कि कोई इसकी कोई एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट तो नहीं करता, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। और एक दो बातें अपने ध्यान में रखिएगा कि पहली चीज़ होती है वल्नरेबिलिटी, फिर वो चीज़ होती है एक्सप्लॉइट। ठीक है, अगर हम इसको, मैं अगर आपको इसको एक मिनट यहाँ पे मैं आपको इस चीज़ लिख देता हूँ समझाने के लिए, या आपने पॉइंट नोट रखना है, यहाँ पे काम की चीज़ है। सबसे पहली चीज़ होती है एप्लीकेशन। ठीक है ना, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है। ये आप फिर आप अपने सवाल पूछ लेना मैं। देखिए एप्लीकेशन कोई भी हो सकती है। ठीक है, नाम सोचें, वर्ड हो सकता है, पावर पॉइंट, आपके हिसाब से तो आपको बच्चों को पता होगी। ठीक है, अभी मैंने देखी थी पीसी मैन, एफटीपी सर्वर, और दुनिया में लाखों एप्लीकेशन है। ठीक है ना। अच्छा, एप्लीकेशन में वल्नरेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, जिसको आप बीमारी कह लें, ठीक है ना, बग कह लें, इशू कह लें, सिक्योरिटी इशू कह लें, कोई भी नाम देते हैं, इसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है। अच्छा, वल्नरेबिलिटी आती है, उसके बाद उसका होता है एक्सप्लॉइट। अच्छा, होता ये है कि वल्नरेबिलिटी आ कभी कभी ऐसे होता है, एप्लीकेशन तो आपको पता चल रही होती है, उसकी वल्नरेबिलिटी अनाउंस हो जाती है, लेकिन उसका किसी ने एक्सप्लॉइट अगर बनाया है भी तो पब्लिक नहीं होता। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक्सप्लॉइट है बट नॉट पब्लिक है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, या खुद लिख लें एक्सप्लॉइट। या ऐसे हो सकता है कि एक्सप्लॉइट और पब्लिक भी हो गया। अब अगर एक्सप्लॉइट पब्लिक भी हो गया तो कहाँ ढूंढेंगे? उसको ढूंढेंगे एक्सप्लॉइट डीबी पे, रैपिड 7 के ऊपर, या आप सर्च एक्सप्लॉइट से ही ढूंढ लें। तो देखिए हर चीज़ का ताल्लुक है। सबसे पहले एक एप्लीकेशन है, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, उस वल्नरेबिलिटी, चलें वल्नरेबिलिटी भी उसमें आ गई, फिर एक्सप्लॉइट उसका हो भी सकता है, पब्लिकली नहीं भी हो सकता। अगर पब्लिकली है तो आपको कहाँ से ढूंढेंगे? यहाँ से ढूंढेंगे। फिर उसको चलाएंगे कैसे? जैसे मैंने आपको चला के दिखा दिया। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन थी जो कल्परेट थी। अभी एक्सपी का इसमें कोई कसूर नहीं है, जिस बंदे ने एप्लीकेशन चलाई है उसका कसूर है, उसने बगैर सोच समझे चला दी। और इसको चलाने से देखें क्या रिजल्ट निकला, कि आपने मशीन कॉम्प्रोमाइज कर ली। और तो ये बाकी इसमें बहुत से और भी फीचर्स होते हैं। इसमें आप इसमें पासवर्ड्स का हैश डंप ले सकते हैं, जो यूज़र है उनका पासवर्ड आ सकते हैं आपके पास। इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी होती हैं, वेब कैम लिस्ट, वेब कैम स्नैप, और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं जो उस दिन अनिश ने करके दिखाई थी, उसने एंड्रॉइड में करके दिखाई थी। एंड्रॉइड कैसे हैक होता है, अभी एक्सपी कैसे हैक होती है, लेकिन मैंने आपको ये स्टेप बता दिए कि आपने ये ज़रूर समझने हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, एप्लीकेशन कोई आपकी वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है। ठीक है ना, तो हर चीज़ में मसला हो सकता है। ठीक है, तो आपने किसी चीज़ को भी सेफ नहीं समझना। तो उसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है, वल्नरेबिलिटी के बाद किसी ने उसका एक्सप्लॉइट लिखा हो ना लिखा हो, ये भी हो सकता है। और अगर नहीं लिखा तो आप या तो खुद लिख लें, या वेट करें, और लिखा हुआ है तो आप इस तरीके से उसकी एक्सप्लॉइट कर लें। जितनी हम लोग पेन टेस्ट वगैरह करते हैं, इनके साथ क्लाइंट से काम होता है, तो अगर हमें ऐसी एप्लीकेशन मिलती है तो हम उसकी पूरी ये चेन चला देते हैं। तो ये था जी डेमो विंडोज एक्सपी का। समझने की बात क्या है कि एप्लीकेशन सोच समझ के चलानी है, उसमें वल्नरेबिलिटी हो सकती है, और उसका एक्सप्लॉइट किसी ने लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता। ठीक है, और एक एक तरीका दुनिया में एक्सप्लॉइट चलाने का मेटास्प्लॉइट है, बहुत से तरीके और भी होते हैं, लेकिन एक तरीका मैंने आपको बता दिया। ये ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें उन्होंने 2025 एक्सप्लॉइट इकट्ठे करके एक जगह पे रख दिए, उसका नाम मेटास्प्लॉइट रख दिया। ठीक हो गया। तो ये मेरी तरफ से डेमो है, इसमें कुछ सवाल है तो आप पूछ लें, फिर मैं नुमान के पास स्विच करता हूँ। अब जो आप लोग शुरू शुरू में ऐड के दे रहे थे, अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपने किसी ने, आपने बहुत जेनेरिक बात की थी ना, तो अभी ये एक इसकी सीक्वेंस है जो आपने समझना है। ठीक है, क्यों जैन, समझ आई बात? यस सर। जै
अब अगर आप यही चीज़ ना, अगर आप यही चीज़ उसमें रखोगे ना, विंडोज़ एक्सपी 7 में रखोगे ये एप्लीकेशन, तो विंडोज़ 7 भी एक्सप्लॉइट हो जाएगी। ठीक है? इसी तरह ये एप्लीकेशन किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में सर रखोगे वो भी एक्सप्लॉइट हो जाएगी। जी, जी। सर ये आपने जो तरीका सिखाया ये सारी विंडोज़ पे चल सकता है 7, 8, 9, 10? अभी असल में ना इसमें फिर मतलब ये तरीका ना, मैं आपको इस मतलब जो बेसिकली जो मिसाल एक एप्लीकेशन है ना, उसका एक्सप्लॉइट बना हुआ है विंडोज़ एक्सपी के लिए बना हुआ है। अब ये हो सकता है कि विंडोज़ 7 के लिए भी बना हो, किसी ने लिखा हो सकता है, ना भी लिखा हो। अब ये जो आपने सवाल पूछा है ना, अगर हम इसको इसको हम कर लेते हैं बैकग्राउंड, ये हमारा सेशन चलता रहेगा लेकिन हम इसमें आ जाएंगे। इसमें अगर आप करें ना शो टारगेट्स, तो अभी जो ये वाला एक्सप्लॉइट है ना, जो मैंने एक्सप्लॉइट में, वो सिर्फ इसके लिए लिखा हुआ है। तो ये वाला तो विंडोज 7 पे नहीं चलेगा। लेकिन अगर किसी ने गिटहब पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे रखा हुआ है ना विंडोज 7 के लिए, तो उस पे भी चल सकता है। तो ये वल्नरेबिलिटी तो इस एप्लीकेशन के अंदर है, और ये जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगी उसके लिए मसला है, लेकिन एक्सप्लॉइट जो सर है ना वो हर, किसी और लेकिन वही सर आपने कहा किसी और जी, प्लेटफॉर्म, जी। सर प्लेटफॉर्म से क्या मुराद, मतलब अच्छा, ये मैं बताता हूँ, ये देखिए एक एप्लीकेशन है ना, ये मैं आपको बताता हूँ, इधर हम इसको इस समझ आ जाएगी। मिसाल है, ये एप्लीकेशन थी पीसी मैन। ठीक है? अब पीसी मैन है प्लस सर विंडोज एक्सपी है, ये एनवायरनमेंट है हमारे पास। अच्छा, पीसी मैन है और हमारे पास, हमने इसको विंडोज 7 पे कर दिया। अब इसी पहला वाला हम केस ले लेते हैं। अगर इसका एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता है ना, तो आप इसको, आपके लिए मतलब गेम ऑन है। अच्छा, एप्लीकेशन वनरेबल है, जी विंडोज सर। 7 पे चल रही है। अब अगर इसका एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट नहीं करता इंटरनेट के ऊपर, जी सर। वनरेबिलिटी तो इसमें है, देखें, वनरेबिलिटी तो वेरीफाइड है। इसमें हम ले लेते हैं वनरेबिलिटी, इधर भी मैं ले देता हूँ, वनरेबिलिटी वेरीफाइड है। ये तो आपका ना एक चेक ओके हो गया। ठीक है? एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट होता है जो गेम ऑन है, ये आपने देख लिया। अब ये भी वेरीफाइड है, ये चेक आपका क्लियर हो गया। अब एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट अगर नहीं करता, ठीक है, तो आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। ठीक है ना जी? आपकी जी गेम ऑफ हो गई। या तो आप इतने जी माहिर सर। हैं कि खुद अपना एक्सप्लॉइट बना लें, तब हो सकता है। क्योंकि असल में ना एक चीज आपको समझनी ही है, ये भी मैं एक और पॉइंट आपको समझा देता हूँ। ये देखिए एक्सप्लॉइट, ये आपको किधर गया? अच्छा, ये जो एक्सप्लॉइट है ना, मैं बताता हूँ। अगर मिसाल है, दुनिया में जो वनरेबिलिटीज है ना, वो एक, ठीक है जी, 1 मिलियन है ना, तो जो एक्सप्लॉइट होंगे ना, वो 5,000 भी नहीं होंगे। बिकॉज एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा कॉस्ट है, ये बहुत महंगा काम है। ठीक है? ये $10,000 से स्टार्टिंग है, और मतलब स्टार्टिंग तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मतलब एक रफ, ये बहुत महंगा काम होता है। तो जो इंटरनेट पे एक्सप्लॉइट आते हैं ना, वो बहुत देर में आते हैं, और बहुत कम चीज़ों के एक्सप्लॉइट होते हैं। तो अगर वनरेबिलिटी से 1 मिलियन इंटरनेट पे आई है, मतलब अभी तक की मिसाल है 1 मिलियन थी, तो अभी एक्सप्लॉइट होंगे 5,000 होंगे सिर्फ। ये इनकी ये रेशियो होती है, बिकॉज एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट बहुत महंगा काम है। तो हर कोई इंटरनेट पर उठा के फ्री में नहीं रख देता। तो कुछ लोग होते हैं रख देते हैं, जो लोग कोई फ्री कम्युनिटीज होती हैं वो लोग एक्सप्लॉइट रख देती हैं। लेकिन दुनिया भर में ऐसा नहीं है कि हर कोई एक्सप्लॉइट बैठा हुआ बना रहा है। ठीक है? अब मैं हम लोग रोज अक्सर हमारा रोज काम में टेस्टिंग करते हैं, हमें रोज वल्नरेबिलिटी मिलती है वेब एप्लीकेशन में, तो हम उनका एक्सप्लॉइट बना लेते हैं, लेकिन हम उसको इंटरनेट में पब्लिक नहीं करते, क्योंकि वो क्लाइंट के साथ इंगेजमेंट होती है, तो वो हम उसको पब्लिक नहीं कर सकते। इस तरह वल्नरेबिलिटीज तो रोज निकलती हैं, हजारों लाखों निकलती हैं, लेकिन उनके एक्सप्लॉइट इंटरनेट पे नहीं आते। तो जो फ्री के चक्कर में ना, मतलब अब मसला ये है कि फ्री वाले चक्कर में आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड है। तो अब ये अगर आप समझेंगे ना बात, तो ये हो सकता है कि मैंने एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता हो, ठीक है, पब्लिकली ना करता हूँ। एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट, यस मैं लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन प्राइवेटली एग्जिस्ट करता है। आप खरीद लें $10,000 का, ठीक है ना, एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट, मुझे इस चीज़ का मैंने इस पे काफ़ी काम किया है। ठीक है? तो मतलब ये आपको समझने की पॉइंट है कि एक्सप्लॉइट, जो फ्री की दुनिया है ना, उसमें आपको हर चीज़ नहीं मिलेगी। तो एक्सप्लॉइट डेवलपमेंट बहुत महंगा काम है, तो थोड़ी सी वनरेबिलिटीज का एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता है, तो वो आपकी लकी है, आपको मिल जाए। तो इसका अगर ये इसमें मसले हैं, तो ये आप मतलब पैक में मसला है, तो आप इसको हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे अनसेफ समझें, लेकिन हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे एक्सप्लॉइट कर सकेंगे। ये इसलिए
ये मतलब इसलिए कंफर्म नहीं है क्योंकि अगर इसका एग्जिस्ट नहीं करता तो आप बहुत से लोग तो एक्सप्लॉइट लिख नहीं सकते, तो वो नहीं कर सकेंगे फिर। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन वल्नरेबल है और एक्सप्लॉइटेबल है। अब एक्सप्लॉइट उसका एग्जिस्ट पब्लिकली नहीं करता या प्राइवेटली करता है, आपको नहीं मिल रहा, ये तो एक अलग मामला है ना, लेकिन एप्लीकेशन वल्नरेबल है। ठीक है, ये पॉइंट आपने समझना है। एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करता है, अच्छी बात है, नहीं करता पब्लिकली तो नहीं करता, प्राइवेटली हो सकता है करता हो, तो आपने अवॉइड करनी है ऐसी एप्लीकेशन जो कि मतलब एज ए यूजर आपने ऐसा सोचना है, अगर पेन टेस्टर है या बग हंटर है, तो आपने आपके लिए ऐसी एप्लीकेशन आपने आइडेंटिफाई करनी है जो चल रही है और उनको आपने एक्सप्लॉइट करना है, और तभी आपको बग आप जमा सर कराएंगे और उसको। सर अब ये विंडोज एक्सपी और विंडोज 7 तो पुरानी है, तो इसकी तो एक्सप्लॉइट एग्जिस्ट करते होंगे, लेकिन अब ये जो विंडोज 10 है और विंडोज 11 है, इनके तो नहीं ना होंगे सर अभी, मतलब या फिर अगर देखिए, होंगे भी तो वो प्राइवेटली होंगे ज्यादातर। नहीं नहीं नहीं, 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 देखिए, अच्छा ये आपने ना सवाल, आपके सवाल को मैं ठीक कर देता हूँ। आपने सवाल ये पूछा है कि देखिए ये आपकी मैं चलिए मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अलग अलग कंपोनेंट्स है ना, उनके अलग अलग मसले हैं। ठीक है ना, ये मैं अभी आपको समझाता हूँ, 1 मिनट, ये देखिए आप, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। अभी हम इसको एक ब्लॉक समझ लेते हैं ना समझाने के लिए, मतलब विंडोज है या लिनक्स है, यही दुनिया में है, या मैक होगा। सही हो गया। अच्छा, इसके ऊपर एप्लीकेशन चल रही होती हैं, ऐसे ही है। कौन जी कौन सी? सर। वर्ड है, एक्सेल है, आप लोग वीएम वेयर चला रहे हैं, कोई वर्चुअल बॉक्स चला रहा है, और बेताशा एप्लीकेशन है, ऐसे ही है। अच्छा, इसकी एक और मैं बॉक्स बनाता हूँ, देखिए आप, ये है जी रेड बॉक्स, ये ले। ये है जी वल्नरेबिलिटीज, इसको हम रेड कर देते हैं। वल्नरेबिलिटी जो है ना, वो इस लेवल पे भी हो सकती है, ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हो सकती है। समझ के बात है, मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, मैंने जी एनिमेशन सर। बना दी है। जी सर। और वल्नरेबिलिटी इस लेयर पे भी हो सकती है, वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में चलने वाली एप्लीकेशंस पे भी हो सकती है। सर यानी कि वो कहीं भी हो ये हो गया, सकती है। एग्जैक्टली। तो अगर आप ये समझ रहे हैं ना, देखिए विंडोज 11 में भी बग्स हैं, ठीक है, तो वैसे तो विंडोज बिल्कुल नहीं आई है। विंडोज 10 के अंदर भी हमने, विंडोज 10 को भी हमने एक्सप्लॉइट किया हुआ है, विंडोज 11 को भी किया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर भी बग्स हैं, लेकिन मैं बताने के चाह रहा हूँ कि खाली विंडोज 11 में बग होना या ना होना का मतलब ये नहीं कि आप सेफ है या नहीं है, बल्कि विंडोज 11 पे चलने वाली या किसी भी विंडो पे या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने वाली एप्लीकेशन में भी अगर बग होगा, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उतना ही खतरे में है जितना उसके अंदर बग होगा। अभी तो आप देखिए ना, अभी तो आप और भी थोड़े माशाल्लाह एक्सपर्ट हो गए, हम एक बॉक्स और बना सकते हैं, वही बॉक्स ये बन सकता है कि देखिए, अगर आपका ये एक ही मशीन है, ये ऐप से, अब मिसाल है आपने वीएम वेयर किया हुआ है, इसके ऊपर भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, ये भी लेयर हो सकती है, मानते हैं ना सारे। जिस तरह मैंने भी आपको दिखाया है, जी काली सर। विंडोज मेरी ये इन्वायरमेंट है ना, आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऊपर वीएम वेयर है, उसके आपकी इसके अंदर भी तो मसला हो सकता है, तो जो इस लेयर से भी इश्यू हो सकता है, तो ये जो है ना, ये नीचे तक ट्रेवल करता है इशू, क्योंकि ये चल तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं है। और मैंने जो अभी आपको टेस्ट केस दिखाया है, मैंने तो विंडोज एक्सपी कॉम्प्रोमाइज की है, ठीक है, सॉरी मैंने तो एफटीपी सर्वर कॉम्प्रोमाइज की है, तो मेरे पास तो ये देखें आप, सेशन मेरे पास आ रहा है, सेशन ये, अब मैं इसमें जाता हूँ शेल में, देखिए इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कसूर था, मेरे पास तो ऑपरेटिंग सिस्टम का टर्मिनल आ गया, मसला तो उसके अंदर था, एफटीपी सर्वर के अंदर था, मसला तो इस लेयर पे था। तो बात ये इनका ना ऐसे ही है, जैसे वो कहते हैं ना, एक हदीस में आता है कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानिंद है, तो एक हिस्से में तकलीफ होती है तो दूसरा भी महसूस करता है। तो ये जो चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है ना, तो इसमें वन ऐसे ही है, इफेक्ट आता है। तो आपकी वनएबिलिटीज किसी भी लेयर पे हो सकती हैं, और अगर आप इधर पे एक्सप्लॉइट करेंगे तो ये वाली स्टैक खतरे में आ जाएगी, इस लेयर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो ये दोनों स्टैक खतरे में आ जाएंगी, इस लेयर पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो नीचे वाली स्टैक खतरे में आ जाएंगी। तो ये अब आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा अभी। जी सर। जी सर। ठीक हो गया। अब अभी मैं अच्छा, मैं मतलब कि आपसे दूसरी चीज़ पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग
सेशन ले रहे हैं। मुझे ये बताएं क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है, कोई एक्सप्लेन करें, मैं तो देना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये सही समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर जी जी सर मैं बताऊं, सर क्लाइंट साइड वो जी चीज़ जी होती है बताएं। जो एक नॉर्मल बंदे की तरफ से चल रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अगर फेसबुक खोल रहा हूँ अपने कंप्यूटर पे, तो जो मेरा कंप्यूटर है वो क्लाइंट साइड है। लेकिन अगर हम सही सर्वर हो साइड की बात करें तो सर्वर साइड वो होती है जो फेसबुक के जो सर्वर रखे हुए हैं कहीं अमेरिका में, अब आप कैलिफोर्निया में। हाँ पता आपको तो जब्बर दरवेश सर ने पहले भी बताया था मैं। मैं खुद जब्बर दरवेश का हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे याद ये किसी का माइक ये जो क्लाइंट साइड अभी किसने समझाई है ना, ये बिल्कुल सही समझाई है, जो उसने पीछे से आवाज आई है ना। नुमान आपने ये सर वाली क्लाइंट साइड समझाई थी जिसे आवाज आ रही है। अरजान आपने बड़ा अच्छा आंसर किया यार, वेरी गुड। और किसी को मतलब सबको क्लियर है ना क्लाइंट? अच्छा चलें अब ये अब अच्छा मुझे ये आप बताएं कि HTML क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है, जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड है सर्वर साइड है, PHP क्लाइंट साइड है या सर्वर साइड है? मुइज आप बताओ, अब्दुल मुइज आप बताएं। अच्छा, अभी आवाज आ रही है? आपका माइक चल रहा है? नहीं चल रहा माइक? अच्छा, और कौन है? अच्छा अफनान आपको आवाज आ रही है? यस सर आ अफनान रही आपको आवाज आ रही है? अच्छा यस आप सर ये आ बताएं, रही HTML क्लाइंट साइड या सर्वर साइड है? सर क्लाइंट साइड है सही हो गया। और मतलब क्लाइंट साइड लैंग्वेज किसके ऊपर चलती है? सर हवा कौन होता है जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज को चलाता है, क्लाइंट साइड लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? वो क्या कंपोनेंट होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसका क्या नाम होता है? सर जावा जावा होती है। जवाब दे, फिर मैं आपको जवाब देता हूँ। सारे लोग जल्दी जल्दी जवाब दें, जावा क्या सर ध्यान में आ रहा है? जावा अच्छा, और बताएं, और जल्दी से किसके ध्यान में जवाब आ रहा है? क्लाइंट साइड जो चीज, क्लाइंट साइड जो लैंग्वेज है, वो आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी चीज चला रही होती है? सर डेटाबेस। अब्दुल अब अच्छा, और बताएं, जल्दी जल्दी बताएं, मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। होगा पे हाँ असलान आप बताएं। PHP हो गया, पाइथन हो गया। नहीं सवाल ही सवाल कुछ और है। सवाल सवाल आप ये बताएं, क्लाइंट साइड लैंग्वेज को कौन चला रहा होता है? किसी को नहीं आ रहा? अच्छा ये देखिए, मेरी बात सुने। अब आपको ना सबको ये बात समझनी है, मैं समझाता हूँ, ठीक है? हर बंदा अपनी मशीन इमेजिन करे, आपके पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक हो गया, ये आपकी मशीन है। ये अपनान समझे, ये इसको लैपटॉप समझ ले, इमेजिन कर लेंगे लैपटॉप है, लैपटॉप की मैं वो बना रहा हूँ, एक दो डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है इसके ऊपर, ठीक हो गया? अच्छा एक आप वेबसाइट किसमें यूज करते हैं? ब्राउजर में इस्तेमाल करते हैं, ब्राउजर में। वेबसाइट आप हर किसी को इतना पता है कि ब्राउजर में खुल रही होती है, ठीक है? मतलब ब्राउजर बोले मतलब क्रोम में चला रहे होंगे या फायरफॉक्स में चला रहे होंगे, ठीक हो गया? ये आपका मैंने लैपटॉप बना दिया, जो आपका बेसिकली आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका लैपटॉप है। अब हम सर्वर बनाते हैं, सर्वर का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा कोई, ठीक है? और हम सर्वर पे वेबसाइट चल रही है, अभी मैं समझाने के लिए शॉर्ट बनाता हूँ आपके लिए। एक वेबसाइट चल रही है उसके ऊपर, जब आप ब्राउजर में चीजें ब्राउजर में चीजें ओपन करते हैं ना, ठीक है? कोई पेजेस खोलते हैं, कोई ब्राउजिंग करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर, तो क्लाइंट साइड से ना, सर्वर साइड से आपको ऐसी, ये बेसिकली आप समझें कि ये डाटा आ रहा है जा रहा है, डाटा आ रहा है जा रहा है, ये आप समझ लें। कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रिक्वेस्ट गई, ये रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है? ये रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिस्पॉन्स आ रहा है। वेबसाइट पे आप कोई पेज ब्राउज करते हैं ना, तो एक रिक्वेस्ट जाती है, एक रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स के अंदर होती है HTML, ठीक है? और ये जो HTML होती है ना, ये आपका ब्राउजर चला रहा होता है।
ठीक है, तो HTML को मैं ये कहता हूँ, जिस तरह कोई अक्सर लोग पेंटिंग करते हैं ना, तो आप उनको कहते हो कि यार ये तस्वीरें देख के, वो देख देख के तस्वीर बनाते हैं। तो HTML वो देख देख के ना ब्राउजर पेंट करता है कि मुझे क्या शेप देनी है। अच्छा, ये मैं आपको मिसाल एक वेबसाइट खुली हुई मैं दिखा देता हूँ इधर, कोई इसमें ओपन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। ये चीज़ें आप समझना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो अब आपको पता लगा कि रिक्वेस्ट में जब रिस्पॉन्स आ रहा होता है जो वेबसाइट का, उसमें HTML होता है प्लस जावास्क्रिप्ट होता है। ठीक है, ये रिस्पॉन्स आ रहा होता है। तो रिस्पॉन्स किसके पास आता है? ब्राउजर से ब्राउजिंग करें ना, ब्राउजर के पास आता है। तो ब्राउजर HTML को चलाता है और HTML को देख देख के बनाता है कि मैंने क्या बनाना है। ठीक है, अब आपने देखिए, आप लोगों ने एक फाइल बनाई। ठीक है, ये आपने कोई मतलब HTML की फाइल बनाई होगी आप लोगों ने। ठीक है, इसको ABC, ये इस पे लगाते हैं हम हेडिंग का टैग। ठीक है जी, हम बताते हैं जी व्हाट इज क्लाइंट साइड। अच्छा, ये पेज खोल रहे हैं ना, देखें ये आ गया। ये ये इसकी वो थी, अम, ये दोनों एक ही तरह, एक ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये नीचे आ रही है, ऊपर आ रही है। इसको किसने समझा? ये HTML है। इसको किसने? ब्राउजर ने समझा, ये ब्राउजर ने चलाई है। तो ये बेसिकली इसने इसको देख के ये पेंट किया ये चीज। और जो भी वेबसाइट्स आप खोले ना, अगर आप उनका पेज सोर्स वगैरह देखें तो आपको यही नजर आएगा। ठीक है, आप इसका अगर इसमें आपको HTML और जावास्क्रिप्ट नजर आएगी। तो ये आप लोगों ने ना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, या आप लोग सीख रहे हैं कि ये डिजाइन होता है। ठीक है, इसको आप लैपटॉप ही समझें। ठीक है, ये समझें ये लैपटॉप ही है। ये एक लैपटॉप है, ये भी एक सर्वर है। ठीक है, और बीच में रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस तरीके से जा रही है। तो जब रिक्वेस्ट करते हैं तो रिस्पॉन्स में ऐसे HTML जावास्क्रिप्ट आ रहा होता है। और जहाँ तक इसके पास है, ब्राउजर के पास, ब्राउजर उसको चलाता है और एक शेप बनाता है वेबसाइट की कि उसका पेज ऐसे होना चाहिए। ठीक हो गया? अभी समझ आइए। जी सर। अब बताएं जी सर। HTML कौन चलाता है? HTML कौन चलाता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में? कौन समझता है ऑपरेटिंग? जल्दी जल्दी बताएं। सर्वर। सर ब्राउजर। यस, ब्राउजर। देखे ना, ब्राउजर। आपके सिस्टम में दो चीजें अलग देखे ना आपने अभी। और इस तस्वीर में देखें एक और, आप ये नोट कर लें अपना, इसको ना सही रटा मार लें, ये बहुत जरूरी है। ठीक है ना, इधर किधर गया टेक्स्ट बॉक्स? ये क्लाइंट है, मतलब ये अब्दुल्ला की मशीन है। ठीक है, ये समझ लें, ये उसका लैपटॉप है। ये सर्वर है, मैं ले लेता हूँ गूगल है। हो गया? तो जब आप और ये हम साथ खोल लेते हैं। ठीक है, मैं google.com खोल रहा हूँ, ये google.com मैंने खोल ली, सही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बर्ड सूट आपने चलाया, दिखाया होगा डेमो, इसका एक सेशन में इसका डेमो हुआ था। अब ये गूगल खोल लिया, मैं इसमें सर्च करता हूँ अब्दुल्ला। ठीक है, इसको इंटरसेप्ट ऑन करते हैं। ये देखें, ये रिक्वेस्ट कैप्चर हो गई। ठीक है, अब मैं इसका रिस्पॉन्स कैप्चर करता हूँ। अच्छा, अब इसके रिस्पॉन्स में कोई HTML अभी आया नहीं, हर पेज के रिस्पॉन्स में कोई डाटा नहीं आता। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, देखिए अब्दुल्ला आपको मिल गया जो आपने सर्च की थी। ठीक है, ये रिक्वेस्ट आपकी जा रही है, यानी कि अभी आप इस पोजीशन पे खेल रहे हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जा रही है। अभी रिस्पॉन्स आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसका रिस्पॉन्स इसको यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रिस्पॉन्स को आप कैप्चर करने के लिए। अभी भी नहीं आया। ठीक है, इसमें अभी इसको पूरा होने दें। तो अभी बेसिकली ना, जब इसका रिस्पॉन्स आएगा ना आपके पास, तो हर पेज का ना इस तरह रिस्पॉन्स आता है। मैं कोई ऑलरेडी पहले से सिस्टम मेरा स्लो हो गया, तो ये देखिए रिस्पॉन्स, ये जो अब्दुल्ला की सर्च हुई थी ना, उसका रिस्पॉन्स आ गया। और ये देख लें आप, अब ये HTML जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स आया। ये किसके पास जाएगा? ये इस ब्राउजर के पास जाएगा ना, और ब्राउजर इसको देख देख के पेंट करेगा कि इस पेज में क्या आया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह होता है ये। इसको खत्म कर देते हैं, ये इसके पास इसका रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है,
तो अब आपने इस पिक्चर को क्लियर रखना है कि ये क्लाइंट है अब्दुल्ला, ये उसका लैपटॉप है, लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हैं, और सर्वर पे गूगल है, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसकी वेबसाइट होगी, रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स आएगा। तो एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट आती है। अगर आप मेरे मशीन, मेरा लैपटॉप है या मेरी मशीन है, इसमें अगर कुछ समझ रहा है उसको, तो मेरी ये ब्राउजर समझ रहे हैं उसको, और कोई कंपोनेंट नहीं है जो इसको वेब एप्लीकेशन में समझता है, ये ब्राउजर समझता है और आपको डिस्प्ले करके देता है। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई? हो गई। इसको भी लैपटॉप समझ रहे हैं, इसको भी लैपटॉप समझ रहे हैं, ये मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा स्लाइड, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये बोलिए जो सर। लैंग्वेजेस होती है ना एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट, ये क्लाइंट साइड की होती है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट करते हैं और उसके रिस्पॉन्स में ये चीज़ें आ रही होती हैं, और ब्राउजर उसको देख देख के पेंट कर रहा होता है। ठीक है तो सर। असला असलान, अब आप समझ आइए आपको? सलान, सही आइडिया हो गया? हेलो असलान। ठीक है, ये ना मैं आपके साथ ना वीडियोस में ऐड होता रहूंगा, डिस्कशन करते रहेंगे, अपने कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सही क्लियर करने हैं, पिक्चर की, ये पिक्चर है, इसको क्लियर करना है, इसमें सर्वर साइड लैंग्वेज भी आएगी। ठीक है, जो कि इधर आएगी, अभी आपको पढ़ाएंगे नुमान। मिसाल सर्वर साइड लैंग्वेज में पीएचपी है, ठीक है ना, एएसपी है, और जावा, नॉट जावा स्क्रिप्ट, जावा, और भी होती हैं काफ़ी सारी, ये सर्वर साइड होती हैं। यहाँ पे जो पूरा कोड लिखा होता है सर्वर, क्लाइंट साइड पे सिर्फ वही चीज़ आती है जो क्लाइंट को दिखानी होती है, बाकी सारा सारा जो एप्लीकेशन होती है वो सर्वर साइड लैंग्वेज में लिखी होती है, और वो क्या पोजीशन होती है उसकी, वो उसकी ये पोजीशन होती है सर्वर साइड, मतलब गूगल के सर्वर में चल रही होगी, आपके पास नहीं चल रही होगी। ठीक है, तो बस अब मैं नुमान को स्विच करता हूँ, आप वो सेशन कंटिन्यू करेंगे आगे पीएचपी के ऊपर। ठीक है, तो फिर मैं आप नुमान आप कैरी ऑन करें।